अगर आप चाहते हो कि आपने आईआईटी जाना है तो मेरे पास आओ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। तो चैनल क्या बगल में है? हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हमने स्टार्ट करें नया टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली में क्या होती है, मैं Q1 Q2 बात कर रहा हूँ, Q1 एंड Q2। तो Q1 Q2 क्या है, चार्जेस हैं, ठीक है। Q1 and Q2 separated by distance r in air is directly proportional to the magnitude of charges Q1 Q2 and inversely proportional to the square of distance between them। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पहले तो होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन। कोई भी दो चार्जेस मैंने मान लिए ए बी। चार्जेस का मतलब आपको पता ही है, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो कोई दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दो बॉडीज और पार्टिकल्स और चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। या फिर मैं कह सकता हूँ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इन दोनों, ये दो पार्टिकल्स हैं इन एयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स Q1 Q2, इसका चार्ज Q1 है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये दोनों पॉजिटिव, जैसे कि आपको बेसिक लॉस तो पता ही होंगे कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, जो पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं वो आपस में क्या करेंगे, रेपल करेंगे। जो नेगेटिव नेगेटिव होंगे वो क्या करेंगे, आपस में रेपल करेंगे। और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो ये तो बेसिक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि दो चार्जेस हो गए, Q1 A हो गया और Q2 B हो गया। ये Q2 हो गया। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन से चार्जेस हैं ये दोनों। फिर इसने बोला कि जो फोर्स है वो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को डिस्टेंस r से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। देख सकते हैं आप, डिस्टेंस r से सेपरेट कर दिया। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो इसका मैग्नीट्यूड, इस ए पार्टिकल का जो चार्ज है वो कितना है, Q1 है। तो Q1 क्या हुआ, उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया। तो वो क्या बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 Q2। Q1 Q2 का मतलब प्रोडक्ट होगा इधर। तो जो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में F से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जैसे मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स रिप्रेजेंट की थी F से, तो F से रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैंने बोला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो इनका प्रोडक्ट आ गया। एंड इधर मैं ऐसे लिख सकता था, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ऐसे लिख सकता था। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाय आर स्क्वायर। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या फिर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। तो आपको पता ही है, जैसे हमने उसमें किया था कि अब हम इन दोनों को ही अपना सोर्स मान के इन दोनों क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। जो हमारे पास ये दोनों इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जो डेफिनेशन है, अब क्या करने वाले हैं, हम इनको कंबाइन करने वाले हैं। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, वो आपने डेफिनेशन लिखी ली होगी, तो मैं डेफिनेशन को बता देता हूँ। ठीक है, तो इतना आ गया हमारे पास। अब मैं आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो लेट अस सपोज हम K मान लेते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं वैसे तो। जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं वो बात अलग है, जैसे ग्रेविटेशनल क्वेश्चन में हमने G माना था, तो वो तो स्टैंडर्ड था इसलिए हमने G मान लिया। पर इधर हमारे पास कोई और वैल्यू आने वाली है, तो मैं K मान के देखता हूँ, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको मैं F लिख सकता हूँ, या फिर अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह में रिप्रेजेंट करूँ तो FE भी लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ई के लिए। अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करता, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कराया, तो FG लिख सकता था उसके लिए, FG लिख सकता था। जस्ट अपनी सिंपलिसिटी के लिए मैं कौन सी फोर्स निकालना, अगर आपको पता ही है तो बात अलग है। तो इधर K की वैल्यू क्या होती है, जो K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
के होता है 1/4πε और के की वैल्यू कितनी होती है, जैसे मैंने ग्रेविटेशनल कोएफिशिएंट की वैल्यू फिक्स बताई थी वैसे इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। लेट मी चेक 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होती है इनकी के की वैल्यू। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है जो एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है कि मैं एयर की बात कर रहा हूं अभी, कि जो दो चार्जेस हैं ये एयर में प्रेजेंट है, जो इसका एनवायरनमेंट है। जब भी मैं फिजिक्स में बात करूंगा छोटी कोई भी फोर्सेस के बारे में बात कर रहा है कुछ भी, तो मैं एक सिस्टम की बात करूंगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको अभी नया लगेगा। मैं हमेशा एक सिस्टम की बात करूंगा, वो सिस्टम में जितनी भी चीजें होंगी उन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि मैं फोर्स निकालने वाला हूँ कितनी आने वाली है। तो जो मैं अभी सिस्टम मान रहा हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ अभी जो सिस्टम इज इक्वल टू एनवायरनमेंट होता है, एक तरह से कह लो। मैं क्या एनवायरनमेंट अपने लिए चूज कर रहा हूँ, तो मैं चूज कर रहा हूँ कि दो चार्जेस हैं और सराउंडिंग में मेरे पास क्या है, एयर है। अगर सराउंडिंग में मेरे पास एयर होगी तभी मेरे पास ये वैल्यू आएगी। अगर एयर नहीं होगी तो क्या आ सकता है, तो क्या होगा हमारे पास 1/4πε, जिसमें एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। जो एप्सिलॉन नॉट होगा वो तो आपको पता ही है कि इसकी वैल्यू, जैसे आपको इसको तोड़ के मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। इतना तो हो गया सारा हमारा कंप्लीट। अगर मान लो मैं ये कह रहा हूं कि नॉट इन एयर, अगर ये एयर में नहीं होता तो क्या होता, तो के की वैल्यू कितनी आ जाती। और मेरे को पता है कि ये इसके बराबर होता है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा सीधा कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिविटी कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, तो एप्सिलॉन आर क्या बोला मैंने, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है कि एयर के कंपैरिजन में, कंपैरिजन में किससे कर रहा हूं, एयर से कर रहा हूं। तो जो एयर की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट, इससे मैं कंपेयर कर रहा हूं कि एप्सिलॉन आर क्या होने वाला है। अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू है 1.5 तो मतलब वो एयर की परमिटिविटी से 1.5 टाइम्स ज्यादा है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया कि जो एक्चुअल वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, एक्चुअल वैल्यू होती है वो। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एक्चुअल वैल्यू, एप्सिलॉन भी एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, एप्सिलॉन किसी मीडियम की एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो एयर की एक्चुअल वैल्यू है। तो मैं एप्सिलॉन आर जो रिलेटिव से बता रहा हूं कि ये कितने गुना इसके है, ये हमेशा 1 से ऊपर ही होगा, क्योंकि एयर की कम होती है, बाकियों की फिर बढ़ती जाती है, जैसे वाटर की ज्यादा हो जाती है, और अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है वैल्यू। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं मीडियम को, जो मीडियम है, मैंने एयर माना था पहले, अभी मैंने कहा था कि सिस्टम में मान रहा हूँ उसमें दो चार्जेस हैं और मीडियम एयर है, पर अब मैं कह रहा हूँ उसी इन्वायरमेंट में या फिर उसी सिस्टम में मीडियम में मान रहा हूँ वाटर। तो अगर मैं वाटर मान लूंगा तो ये वैल्यू सेम नहीं रहने वाली है। क्यों, क्योंकि अब एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अब वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब मेरे पास नॉट इन एयर वाला केस आ गया, नॉट इन एयर में ये केस लगता है। तो 4πε, तो वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, मतलब वो पहले से जब डिनोमिनेटर, मतलब अब मेरा 1.5 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स कुछ ऐसे होने वाला है। तो जब मेरा डिनोमिनेटर बढ़ने वाला है तो डिनोमिनेटर मेरा इंक्रीज, तो मतलब न्यूमिनेटर मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब मेरी फोर्स की वैल्यू, जब के डिक्रीज हो रहा है तो फोर्स की वैल्यू क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जैसे ही मेरा मीडियम एयर से चेंज होकर किसी और मीडियम में जाता है, जैसे वाटर में चला गया या फिर किसी और लिक्विड में चला गया, तो जैसे ही मेरा मीडियम चेंज होता है तो जो मेरी फोर्स की वैल्यू है वो डिक्रीज होने शुरू हो जाती है। जितना ज्यादा एप्सिलॉन आर का वैल्यू होगा, जितनी ज्यादा एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी, उतना मेरा फोर्स की, उतनी मेरी फोर्स की वैल्यू क्या आने वाली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होने वाली है। तो ये हो गया मेरा कंसेप्ट। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि अब आप जो पढ़ने वाले हो वो आप ग्रेविटेशन वाले में पढ़ चुके हो, ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ चुके हो। तो
फोर्सेस कैसे लगती हैं, ए और बी के बीच में फोर्सेस कैसे लगेंगी, एफ ए बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है, वो इधर को अट्रैक्ट होगा तो ये इधर को जाएगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो बी को मैं स्टेबल मान लिया और ए क्या हो रहा है, इधर को अट्रैक्ट हो सकता है, रेपल भी हो सकता है, ये देखने वाली बात है इधर। क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने कहा था कि सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स होती है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या है, वो डिपेंड करता है चार्जेस के ऊपर। अगर दोनों मान लो पॉजिटिव होते तो क्या होने वाला था, रेपल ही होने वाला था। पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैंने फिक्स मान लिया है तो ये इधर को नहीं जाता, ये मैंने फिक्स मान लिया क्योंकि, तो ये इधर को जाता। तो मतलब जो पीछे वाला होगा, मतलब ए बी, जो ए बी है जैसे, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो बी वाला जो पीछे वाला होता है वो मैं फिक्स मान लेता हूँ कि वो फिक्स है, उस पर क्या असर पड़ रहा है। मैं टेस्टिंग के लिए एक को किसी को चेक करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मतलब इधर, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, तो और हम क्या देख सकते हैं इसमें, एफ ए बी हो गया। अब एक चीज जो हमने उसमें पढ़ी थी कि जो एफ ए बी होता है वो होता है माइनस एफ बी ए, वो इधर भी होगा कि जो फोर्स ए के ऊपर लग रही है बी के द्वारा वो नेगेटिव होगी किसके, बी के ऊपर जो फोर्स लग रही है ए के द्वारा। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको फिक्स मान रहा हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ, उसमें मैंने ग्रेविटेशन में अट्रैक्शन का तो आपको बता ही दिया है, इसमें मैं रिपल्शन का बता देता हूँ कि दोनों चार्ज सेम है, नेगेटिव या दोनों नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव है। मान लो दोनों पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव मान लिया, इसको पॉजिटिव मान लिया। जब ये फिक्स है तो ये किधर को रेपल होगा, इधर को, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में। पर जब ये फिक्स है तो ये किधर को रेपल होगा, इस साइड को, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो मैंने क्या कहा कि जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये मैं पॉजिटिव मान लिया, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो मैं नेगेटिव मान लिया। अगर आप सिंपल तरीके से समझना चाहते हो, मैथमेटिकल तरीके से मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया था, तो ये आप समझ गए होगे अब कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में रेपल हो रहा है, ये नेगेटिव में रेपल हो रहा है। या फिर अगर ये नेगेटिव में हो रहा होगा तो नेगेटिव इधर चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये हो गई डायरेक्शंस। तो ये आपको याद रखना है कि जो बी ए होगा, आपको बस अब आप इसको यूज कैसे करोगे, ठीक है। अभी तक तो मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा था, इसको यूज कैसे करना है। इसको बस कैसे यूज करना है कि आपने कोई भी फोर्स मानी, कोई भी न्यूमेरिकल आ गया, अगर आपको पिछले में मान लो कंफ्यूजन भी होगा तो अब तो रहेगा ही नहीं, कि मान लो आपने कोई फोर्स मानी एफ, ये पॉइंट ओ था, ठीक है, और कोई फोर्स मान लो कि वेट नीचे है किसी का। आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ मैं किसी भी टेम्परेरी क्वेश्चन का। ये कोई ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर आपने इधर को धक्का दिया, मतलब फोर्स लगाई, और इसका वेट नीचे को है, ठीक है। जस्ट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अगर आपको पता है ये सरफेस है, अगर ये सरफेस के ऊपर कोई आप ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो, वेट नीचे है, तो उसका एक रिएक्शन लगेगा ऊपर को। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ये क्या होता है, इसको आप अभी नेगलेक्ट करके रखो। पर जब फोर्स इधर को लग रही है तो अगर मैं चाहता हूं कि इस फोर्स का मेरे को नेगेटिव डायरेक्शन लेना है, माइनस एफ, ठीक है। अगर मैं इस फोर्स को, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन नहीं, अगर मैं इसी फोर्स को इस साइड को रिप्रेजेंट करता इधर की जगह, तो मैं इसको माइनस एफ से रिप्रेजेंट करता। इसका बस यही मतलब है, ठीक है। अब इसको मैं नेगेटिव में क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये भी आप पूछ सकते हो कि नेगेटिव में क्यों करना। तो वो जस्ट सिंपल होता है कि मेरे को डिपेंड करता है कि मेरे पास कौन सी फोर्स, जैसे मान लो कि इधर मेरे पास 3-4 फोर्सेस होती है, तो मेरे को उधर की बजाय क्या पता इधर बेनिफिट होता है, इधर करने में फोर्सेस को मेरे को रिजॉल्व करना होता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा सारा, पर जस्ट अब ये समझो कि अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी हो तो उसको आप नेगेटिव कर दोगे। तो ये आज के लेक्चर की स्टोरी है सारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट।